पाकिस्तानी फौज के मुखौटे के तौर पर काम कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दिन लगता है कि गिनती के बच गए हैं। और वो शायद इसलिए क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां लगातार चल रही हैं वो यही बताती हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े तख्तापलट की तस्वीर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले जरा बात करते हैं इमरान खान की पत्नी की। इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बेगम माना जाता है कि कुछ ऐसी चीजें करती हैं जो दरअसल रीजन के बियॉन्ड है, यानी कि सच्चाई से शायद बहुत परे है। लोगों का ऐसा मानना है कि 2-4 जिन उनके कब्जे में। आज तक किसी ने ऐसा देखा नहीं, लेकिन बुशरा दरअसल रात के अंधेरे में गाड़ी लेकर निकल पड़ती हैं और ऐसे में वो सफेद चादर की तरह एक सामने दिखाई दी तो सुरक्षा बलों ने दरअसल समझा कि ये कोई भूत है और ये दरअसल इमरान खान की पत्नी थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन भूत की ये तस्वीर लोगों के जहन में कुछ ऐसी घुस गई है कि लोग वाकई में मानने लगे हैं कि इमरान खान की पत्नी 2-4 जिन अपनी जेब में रखकर घूमती हैं। न जाने पाकिस्तान में क्या होता है साहब। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान अब एक के बाद एक फोपा करते करते पाकिस्तान की सेना को ऐसे कोने में ले आ चुके हैं जहां शायद इमरान खान की बहुत ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की जरूरत पाकिस्तान की सेना को ना हो। दरअसल मुद्दा यह है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने जो प्लेन मुहैया कराया था इमरान खान को, वो प्लेन अचानक वापस बुला लिया गया। इमरान खान ने दलील दी कि वो प्लेन दरअसल इसलिए इस्तेमाल में नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो अपनी जनसभा को संबोधित करना चाहते थे और इसलिए उन्हें कमर्शियल प्लेन से वापस आना पड़ा। लेकिन अब जब जानकारी आ रही है तो पता यह चल रहा है कि सऊदी के प्रिंस MSB ने अपना प्लेन इसलिए वापस बुला लिया था क्योंकि उन्होंने इमरान खान को निर्देश दिया था। जी हां, इमरान खान को निर्देश दिया था कि इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा में न तो कश्मीर का जिक्र करेंगे न भारत के बारे में खरी खोटी कहेंगे। अब ऐसे में जब इमरान खान नहीं माने तो फिर MSB ने अपना प्लेन वापस बुला लिया। जरा सोचिए, इससे ज्यादा पाकिस्तान की बेइज्जती हो सकती थी क्या? ऐसे मुल्क का पीएम जो पैसे के लिए शोफर बन जाता है, ऐसा पीएम जिसे दुनिया के मंच पर उठने बैठने का शऊर नहीं, ऐसा पीएम जिसे सऊदी प्रिंस की ओर से शर्तों पर मिला था उधारी का विमान, उस पीएम इमरान खान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की मैगजीन फ्राइडे टाइम्स ने खुलासा किया है कि इस यात्रा के कुछ अनचाहे नतीजे भी रहे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कूटनीति के कुछ पहलुओं से इतने अलग हो गए कि उन्होंने अपने निजी विमान को वापस बुलाकर उसमें से पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को निकलवाकर बज़ाहिर इमरान को झिड़क दिया। हालांकि इस घोर बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान की ओर से झूठ पर झूठ बोला गया। सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से खबर फैलाई गई थी कि इमरान के प्लेन में खराबी आ गई थी, इसलिए एयरपोर्ट से इमरान वापस लौट गए। लेकिन जब पता चला कि प्लेन में कोई खराबी नहीं थी तो बहाना बनाया गया कि इमरान खान पाकिस्तान में अपने स्वागत की तैयारी कराना चाहते थे, इसलिए देर से गए। लेकिन अब खुलासा हुआ कि सऊदी के प्रिंस ने वापसी में उन्हें प्लेन पर चढ़ने ही नहीं दिया था। दरअसल खबर है कि सऊदी के प्रिंस सलमान ने इमरान के UN वाले भाषण पर बात की थी। प्रिंस ने इमरान को कश्मीर मुद्दा नहीं उठाने की सलाह भी दी थी। लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान के पलटू इमरान न्यूयॉर्क पहुंचकर प्रिंस सलमान की नसीहतें भूल गए और UN में अंधाधुंध भाषण दे दिया। इसी से नाराज प्रिंस ने एयरपोर्ट पहुंचे इमरान को अपने प्लेन में चढ़ने नहीं दिया। इमरान खान की इस दुर्दशा से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पाकिस्तान और उसके PM की दुनिया में कितनी बुरी हालत हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान खान पाकिस्तान की फजीहत हर मौके पर तो कर ही रहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फौज ने भी एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है। याद है आपको, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन जब से उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया था वो पाकिस्तान से बाहर निकलकर दुबई या फिर यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है और खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस बुलाने पर विचार कर रही है, यानी कि परवेज मुशर्रफ इन, इमरान आउट। सेलेक्टेड पीएम इमरान खान से पाक आर्मी का मन ऊब चुका है। भाजपा ने इमरान को सियासत में खामोश करने के लिए ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें इमरान की हार तय है।
यूएन समेत दुनिया के हर बड़े मंच से इमरान को आगे कर पाकिस्तानी सेना का कश्मीर के नाम पर हर परपंच फेल हो गया। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने ही पाकिस्तान से किनारा कर लिया। इतना बड़ा कलंक पाक आर्मी अपने सिर नहीं लेना चाहती, लिहाजा कश्मीर पर मिली करारी हार का ठीकरा इमरान के सिर फोड़ने की तैयारी की जा चुकी है। आसमान छूती महंगाई से आवाम भूखी सो रही है, सरकारी खजाना खाली है और इन सब के बीच इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग जैसे करप्शन केस में फंस चुकी है। अगर इमरान की पार्टी पर लगे आरोप सही साबित हुए तो न सिर्फ इमरान एक नंबर के बेईमान साबित होंगे, बल्कि उनकी पार्टी और चुने गए सांसदों पर भी निलंबन का खतरा मंडराने लगेगा। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद तक आजादी मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस मार्च को पूरे पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि इमरान से आवाम बोर हो चुकी है और तब्दीली चाहती है। इमरान को रास्ते से हटाने के बाद पाक आर्मी जिस चेहरे को फिर से नए पाकिस्तान और तब्दीली के नाम पर आवाम के आगे रखेगी, वो नाम है पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का। राष्ट्रद्रोह के मुकदमे से बचने के लिए मुशर्रफ 2016 से दुबई में दुबके हुए हैं। चर्चा थी कि अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के स्थापना दिवस पर यानी 6 अक्टूबर को मुशर्रफ पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर इतना तय है कि मुशर्रफ की सेकंड इनिंग के पीछे बाजवा का दिमाग है। माना जा रहा है कि सेना के इशारे पर ही ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान में इमरान सरकार के गिरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान खान की सरकार के गिरने का काउंटडाउन इसलिए भी शुरू हो चुका है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के सभी पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए और फिर या तो उन्हें फांसी की सजा हुई या देश निकाला दे दिया गया। इमरान खान की पार्टी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं, खास करके चुनाव में धांधली के। अगर ये आरोप 10 अक्टूबर को साबित हो जाएं तो तय मानिए कि पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के अगले नेता हो सकते हैं। करप्शन इतनी है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए। हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कर्जे ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा अपने खर्चे देने के लिए नहीं है। पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी पर पहुंचने से पहले इमरान खान आवाम को ऐसे ही झांसा दिया करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के चुनाव आयोग को पता चला है कि इमरान खान कहां से काले पैसे कमा रहे हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई पर आरोप है कि $3 मिलियन की रकम अवैध रूप से पीटीआई के नेताओं के खाते में आई। पाकिस्तान को लूटकर इमरान एंड कंपनी बाहर पैसे जमा करते रहे और फिर 2 कंपनियों के जरिए पार्टी फंड में पैसे मंगाते रहे। ये दोनों ही कंपनियां इमरान खान के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। शिकायतकर्ता अकबर बाबर ने उन 23 अकाउंट को भी चुनाव आयोग के सामने रखा है जिनमें विदेशी फंड आया था। अगर तहरीक-ए-इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मनसूख होती है तो इसका मतलब ये है इमरान खान साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे, और अगर वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे तो यकीनन फिर वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रह सकते। वैसे ये पूरा मामला 2014 का है। सेना के इशारे पर इमरान के इस घोटाले को दबाकर रखा गया था, लेकिन अब इस मामले में दोबारा सुनवाई हुई और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इस केस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 अक्टूबर को इमरान और उनकी पार्टी की किस्मत पर फैसला किया जाएगा। अगर फैसला इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ गया तो न सिर्फ इमरान की कुर्सी जाएगी, बल्कि उनके तमाम सांसदों पर भी कार्रवाई होगी। उनकी संसद सदस्यता भी खारिज हो जाएगी और एक झटके में पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा लगता है कि अक्टूबर का ये महीना पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी होने वाला है। एक तरफ तो सत्ता उथल पुथल की बात चल ही रही है, दूसरी तरफ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को चेतावनी एफएटीएफ के द्वारा दी गई है कि सभी 27 मानकों में से एक भी मानक पर पाकिस्तान खरा नहीं उतर रहा। यानी कि पाकिस्तान को दुनिया का कोई भी देश न तो कर्ज दे सकता है और न ही पाकिस्तान दुनिया के किसी देश से कोई भी व्यावसायिक संबंध रख सकता है। यानी कि पाकिस्तान बन जाएगा अछूत। पूरी दुनिया यूएन में विकास और अमन की चर्चा करने में जुटी थी और इमरान खान
हाफिज की पेंशन जारी करा रहे थे। पूरी दुनिया आतंकी फंडिंग पर एक्शन के लिए कह रही थी और इमरान खान की सरकार आतंकी सरगना हाफिज सईद को 50,000 रुपए महीने की पेंशन देने का ऐलान कर रही थी। अब पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी आतंकियों से यारी, क्योंकि इमरान का मुल्क हो रहा है ब्लैकलिस्टेड। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बनी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से जुड़े एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में फेल रहा है। लिहाजा पूरे आसार है कि अगले हफ्ते पेरिस में होने वाली FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एशिया पैसिफिक ग्रुप के मुताबिक पाकिस्तान मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत कई बड़े आतंकियों और उनके संगठनों पर नकेल कसने में फेल साबित हुआ है। 228 पेज की इस रिपोर्ट में सबूतों के साथ कहा गया है कि ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए जरूरी 40 में से 32 पैरामीटर्स पर पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम रहा है। पाकिस्तान को FATF की ओर से सख्त आदेश थे कि वो अलकायदा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से जुड़े टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन उल्टे इमरान खान ने हाफिज जैसे आतंकी सरगना के लिए पेंशन शुरू कर दी। FATF की जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो बैठक हुई थी कैनबरा में, उस समय FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को इन्हांस्ड एक्सपेडाइटेड लिस्ट में रखा था और वो एक तरह की एशिया पैसिफिक ग्रुप की ब्लैक लिस्टिंग ही कही जाती है। पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो 15 महीने का वक्त मिला था वो तो सितंबर में ही खत्म हो गया। अब इमरान खान के साथ ही बाजवा की भी नजर 13 से 18 अक्टूबर के बीच पेरिस में होने वाली FATF की मीटिंग पर है। पूरे आसार है कि पेरिस से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट मुल्क घोषित कर दिया जाएगा, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पाक को मदद के नाम पर ना तो डॉलर मिलेंगे और ना ही कोई कर्ज। टीम न्यूज़ नेशन। 125 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हांगकांग में विरोध के स्वर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल हांगकांग निवासी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए अपनी इस विरोध की स्वर को न सिर्फ आवाज दे रहे हैं, बल्कि लगातार हांगकांग की सरकार और चीन के दांत खट्टे कर रहे हैं। शायद ये पहला मौका है जब हांगकांग इतने बड़े विरोध के प्रदर्शन को झेल रहा है। ये हांगकांग में हो रहे खूनी संघर्ष की सबसे डरावनी तस्वीर है। पुलिस और लोकतंत्र बहाली की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत को अपने कैमरे में कैद कर रहे एक जर्नलिस्ट पर कहीं से पेट्रोल बम आकर गिरा और अगले ही पल वो आग की लपटों से झुलस गया। अचानक अपने कपड़ों में लगी आग देखकर जर्नलिस्ट घबरा गया। सबसे पहले उसने कैमरा फेंका और फिर अपने हाथों से आग बुझाने में जुट गया। हालांकि जैसे ही इस जर्नलिस्ट पर पेट्रोल बम गिरा, वैसे ही इसकी मदद के लिए कुछ लोग दौड़ पड़े और उनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन अगर वक्त रहते मदद न मिलती तो कौन जाने अंजाम क्या होता। हांगकांग में पिछले 4 दिनों से हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। चीन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से सख्ती से निपट रहा है, जबकि प्रदर्शनकारियों के हौसले जस के तस हैं। हाल ही में हांगकांग प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान लोगों के चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो चेहरा ढककर ही मोर्चा संभाले हुए हैं। उधर लोकतंत्र समर्थकों का एक चीनी नागरिक को पीटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे चीन काफी गुस्से में है। आए दिन हो रही खूनी झड़प से हांगकांग की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हांगकांग में सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं है और नए नए तरीकों से वो चीन को चिढ़ा रहे हैं। कोई मेंढक के मुखौटे के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है तो कोई चीन के झंडे जला रहा है। 4 महीने से हांगकांग सुलग रहा है और इसके शांत होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोगों को परंपराएं और उनके तमाम प्रावधान की कोई जानकारी ही नहीं है। टीएमसी की सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां ने दुर्गा पूजा के मौके पर ढोल की थाप दी और नृत्य किया, जो कि आमतौर पर परिपाटी है। आप किसी भी पूजा पंडाल में चले जाइए और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नृत्य तो बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे उलेमा हमारे देश में हैं जो धर्म के नाम पर हमारे देश के सौहार्द पर तरह तरह के आक्षेप करते हैं। ऐसे उलेमाओं को शायद अगर हम हिंद महासागर में क्यों न भेज दें, ज्यादा बेहतर होता। टीएमसी सांसद नुसरत जहां एक बार फिर कट्टरपंथी मुल्लाओं के निशाने पर हैं। पिछले दिनों नुसरत कोलकाता के पूजा पंडाल में आस्था और भक्ति के रंग में रंगी दिख रही थी।
दुर्गा पंडाल में पहुंची नुसरत ने मांग में सिंदूर लगाया था। वो ढाक बजा रही थी और देवी के उत्सव में थिरक रही थी, लेकिन नुसरत की इस भक्ति पर कुछ उलेमाओं का मुंह फूल गया। कहता हूं कि इस्लाम का जो हुक्म है, इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी और की इबादत करना, किसी और की पूजा करना शरअन जायज़ नहीं है, हराम है, और उन्होंने ये हराम काम किया। नुसरत जितने बेफिक्र अंदाज में दुर्गा उत्सव में शामिल हुई, उतने ही बेबाक अंदाज में ऐसे मजहबी सवालों के जवाब दिए। Nobody is prepared for controversies. Nobody wants to be a part of the controversy. But I think I have my own way of portraying harmony towards all religions, because I have always been respecting all religions and being, born and brought up in Bengal. टीएमसी नेता नुसरत जहां ने बसीरहाट सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी और फिर संसद में अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया था, लेकिन उनका रहन सहन मुल्लाओं के लिए विवाद का विषय बना रहा। वैसे कोलकाता के ही बेलियाघाट इलाके में एक और दुर्गा पूजा पंडाल ऐसा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के बीच सौहार्द का संदेश देने के लिए प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। अब पूजा पंडाल में इन चिन्हों को लेकर भी विवाद हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल में 5000 साल पुराने शहर के बीच एक ऐसा अवशेष मिला है जो 7000 साल पुराने मंदिर का है। इजराइल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस शहर के अवशेष निकाले हैं और जो चीजें सामने आ रही है उससे ऐसा लगता है कि इजराइल की सभ्यता और संस्कृति कहीं ज्यादा विकसित थी 7000 साल पहले। आज के चमचमाते इजराइल की जमीन के नीचे दफन मिली है 5000 साल पुरानी बस्ती। ये 5000 साल पुराने उस शहर की निशानियां हैं जिसे कांस्य युग की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में इस अवशेष से कई खुलासे हो सकते हैं। इजराइल के हाइफा शहर में मिले 5000 साल पुराने अवशेष प्राचीन एन एसेर शहर के हैं। इजरायली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक एन एसेर शहर 160 एकड़ में फैला था और तकरीबन 6000 लोग यहाँ रहते थे। गलियों और सड़कों का जाल बिछा है। ये अपने दौर के मेसोपोटामिया और इजिप्ट के शहरों की तुलना में छोटा जरूर है, लेकिन ये इजराइल के प्राचीन मेगिदो और जेरिको शहर से बड़ा है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को एन एसेर शहर से भी 2000 साल पुराने एक मंदिर के भी अवशेष मिले हैं, यानी ये मंदिर 7000 साल पुराना है। Study of this site will change forever what we know about the emergence, the rise of urbanization in the land of Israel and in the whole region. जानवरों की जली हुई हड्डियां और लिक्विड बेसिन मिलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ बलि जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। मिट्टी के बर्तन, चमकदार पत्थर और फूड स्टोरेज जैसे सबूत देखकर यह भी दावा किया जा रहा है कि एन एसेर अपने दौर का आधुनिक शहर था। कृषि और व्यापार के दम पर इस एन एसेर शहर के लोग अपना गुजारा करते थे। इस महान खोज को दुनिया के सामने लाने के लिए वैज्ञानिकों के साथ 5000 वॉलंटियर्स ने 2.5 साल मेहनत की और अब इसी मेहनत के दम पर दुनिया को मानव सभ्यता के बहुत पुराने दौर के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।